हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यशपाल जी की। यशपाल जी की रचनाओं की, खासतौर पर उनके उपन्यास जो हैं उनका जिक्र आज हम करेंगे। तो यशपाल जी जाने जाते हैं प्रेमचंद के बाद का जो युग था, क्योंकि प्रेमचंद की जो कथाएं थी, कथा साहित्य था प्रेमचंद का, उसको अपने ढंग से विकसित करने के तौर पर हम यशपाल जी का नाम जानते हैं। एक प्रखर जनवादी और यथार्थवादी कथाकार के तौर पर हम यशपाल जी की गणना करते हैं। तो प्रेमचंदोत्तर युग में जिन उपन्यासकारों ने मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के या साम्यवाद से प्रेरित होकर के जिन उपन्यासों की रचना की थी, उन उपन्यासकारों को हम जानते हैं साम्यवादी उपन्यासकार के तौर पर, प्रगतिवादी उपन्यासकार के तौर पर हम उनका नाम लेते हैं। और यशपाल उनमें एक सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि यशपाल का अपना एक अनुभव है और वो अनुभव निम्न धर्म वर्ग का है। उपन्यासों में व्यक्त होने वाला जो दृष्टिकोण है वो यशपाल का अपना है, उनके निजी अनुभव का है, निजी जीवन का है। और ऐसा माना जाता है कि यशपाल हिंदी लेखकों में अकेले साहब थे। व्यक्तिगत जीवन को कथानक का आधार बना देने से जो उपन्यास रहेंगे उनकी विषय वस्तु में एक जीवंतता वो सौंप देते थे या जीवंतता को ढाल देते थे। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से इतने लोकप्रिय कथाकार के तौर पर हम इनका नाम देखते हैं, इनकी गणना करते हैं। तो साम्यवादी प्रगतिवादी जितने भी हमारे उपन्यासकार रहे हैं, उनके लिखे हुए उपन्यासों की अगर बात करें तो उनमें कुछ विशेषताएं हैं। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्रगतिवादी उपन्यासों की विशेषताएं क्या क्या रहेंगी या साम्यवादी उपन्यासों की विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, तो कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। तो उनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और चाहे तो सुन सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही रहा कि सबसे बड़े देवता के तौर पर ये कार्ल मार्क्स को देखते थे। तो मार्क्सवाद में आस्था, ये इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके सारे उपन्यासों में इनकी कथा वस्तु का आधार मार्क्सवादी चिंतन विचारधारा रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इसी पृष्ठभूमि को उठा करके उन्होंने अपने उपन्यासों का यथार्थ चित्रण किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शोषण का विरोध। अगर मार्क्सवादी चिंतन है तो निश्चित तौर पर प्रगतिवादी विचारधारा में ये शोषण का विरोध आपको करते हुए नजर आएंगे। जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, उनके बीच का जो भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब बात कर रहे हैं तो वो इसमें दिखने को मिलता है। यथार्थवादी, मैंने आपको पहले ही कहा था, तो जितने उपन्यास हैं सब में यथार्थ का चित्रण होगा। शोषितों के प्रति सहानुभूति, तो ये 4 पॉइंट जो है कॉमन रहेंगे हर किसी में। मार्क्सवाद में आस्था, दूसरा शोषण का विरोध और तीसरा यथार्थ का चित्रण और फिर शोषितों के प्रति जो सहानुभूति है वो इन्होंने दिखाई। नारी के प्रति सम्मान की भावना वो रखते थे। विश्व बंधुता की भावना या फिर हिंसक क्रांति का समर्थन, पूंजीवादी के दोषों का चित्रण इन्होंने हर उपन्यास में किया है। चाहे आप किसी भी लेखक की बात करें, आप किसी भी उपन्यास की बात करें, सब में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो उपन्यासकार रहे हैं, इनमें कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं उनका जिक्र हम आपको कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यशपाल होंगे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। यशपाल 1903 में पैदा हुए थे और 1976 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद यशपाल के बाद भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा भी 1903 के हैं। तो ये दोनों 1903 के हैं, यशपाल और भगवती चरण वर्मा। उनके बाद नाम आता है मनमथ लाल गुप्त जी का, ये 1908 में है। इतना ज़्यादा बड़ा नाम ये है नहीं, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद का नाम आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उपेंद्रनाथ हस्क। उपेंद्रनाथ हस्क जिनका जन्म हुआ था 1910 में, ये क्रम से अगर लगाना आ जाए तो इसको भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। 1910 में उपेंद्रनाथ हस्क का जन्म होता है। अमृतलाल नागर एक और बड़ा नाम हमारा, 1916 में ये पैदा हुए थे। 1916 इनके ठीक बाद ये रहेंगे। भैरव प्रसाद गुप्त 1918 में। अमृत राय, ये प्रेमचंद के पुत्र और इनका जन्म हुआ था 1921 में। यज्ञदत्त शर्मा और रांगे राघव, ये और 2 बड़े नाम जिनको आप इन्हीं साम्यवादी उपन्यासकारों के तौर पर देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्रम हमने रख दिया है और इस क्रम में अगर आप सीक्वेंस देखें तो यशपाल सबसे पहले हैं। रांगे राघव जो है वो 1923 में पैदा हुए थे, ये इनके ठीक बाद में आएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यशपाल जी की, और यशपाल जी का जो कथा साहित्य है उसकी बात यहाँ पर होनी लाजमी है। ठीक है, तो पहले हम यही जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे। यहाँ पर कवि कीर्तन करना शुक्ल जी के अंदाज में कहें तो हमारा काम नहीं रहेगा। तो ये जन्म मृत्यु जो है ये हम एक बार बता चुके हैं आपको, 1903 में इनका जन्म हुआ था। ये आप ढेर सारी किताबों में देख सकते हैं।
ठीक है, तो अब उपन्यासों की बात करते हैं। तो सबसे पहला इनका उपन्यास था दादा कामरेड, और दादा कामरेड जो है सन 1941 का है। इसको क्रम से आपको याद करना है। दादा कामरेड 1941 में आया था। एक एक उपन्यास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पहला उपन्यास इनका था बदलती राजनीतिक चेतना और प्रेम और यौन विषयक परिकल्पनाएं जो हैं इस उपन्यास में परिलक्षित होती हैं। 2-3 पॉइंट्स इनके आपको हम बताएंगे बाद में कि किस तरीके से ये उपन्यास चला है। देशद्रोही एक उपन्यास था इनका। देशद्रोही में बात करें तो 1943 में ये उपन्यास आया था। देशद्रोही 1943 में आया था। दूसरा उपन्यास था सन 1930 से 1942 तक का जो राजनीतिक हलचलों का जो दौर था उनको इसमें समेटने का इन्होंने काम किया। उसके बाद दिव्या उपन्यास 1945 में आया था। दिव्या बेहतरीन उपन्यास इनका, इनके बारे में बातचीत होनी है। पार्टी कामरेड 1946 का उपन्यास है, और मनुष्य के रूप ये 1949 का है। 1949 में ये स्त्री प्रेम विवाह को लेकर के, उनके समर्पित भावनाओं को लेकर के ये उपन्यास उन्होंने लिखा था। अमिता 1956 में इनका उपन्यास आया था। ठीक है, और झूठा सच जो हमारे पाठ्यक्रम का विषय भी है, 2 भागों में ये था। वतन और देश का भविष्य, ये 2 भाग उसके 1958 और 1960 में ये उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ था। एक और इनका उपन्यास था जिसका नाम था 12 घंटे। 12 घंटे 1962 में ये उपन्यास आया था। और ये भी आपको बता दें कि जो प्रेम और विवाह की जो नैतिकता है उनसे संबंधित जो पुराने मूल्य हैं उनको चुनौती इस उपन्यास में दी गई है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अप्सरा का श्राप एक और इनका उपन्यास, अप्सरा का श्राप 1965 का है। उसके बाद क्यों फंसे एक और इनका उपन्यास ठीक इसके अप्सरा के श्राप के बाद, और मेरी तेरी उसकी बात, ये 1974 का उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, इसके बाद और भी अगर आप देखें तो कुछ रचनाएं इनकी रहती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर यही उपन्यास इनके शामिल कर लिए जाते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं दादा कामरेड की। जैसा हमने पहले ही कहा था, दादा कामरेड 1941 का उपन्यास है। 1941 में दादा कामरेड आया था, और उपन्यास का एक छोर इसमें अगर आप पकड़ के देखें तो वो अगर राजनीति से संबंधित है, तो दूसरा छोर, 2 छोरों में बात है, तो दूसरा छोर प्रेम है, काम है, विवाह है और नारी की सामाजिक स्थिति, और इन चीज़ों से दर्शाया गया है। उपन्यास 12 छोटे छोटे अध्यायों में है। टोटल 12 अध्याय इसमें बनेंगे, और जिस रोचक ढंग से उपन्यास का ताना बाना बुना गया है वो आपको बता देगा कि किस रचनात्मक प्रतिभा का नाम था यशपाल। इस उपन्यास में आप अगर आप बात करें तो गांधीवादी चेतना आपको मिलेगी, क्रांतिकारियों का प्रभाव और कांग्रेसी संघर्ष, साम्यवाद का प्रभाव, या फिर ये पूरा का पूरा चित्रण जो है पूरे उपन्यास में देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य जो चीज रहेगी वो रहेगी कि अंग्रेजी सत्ता का जो शोषण था वो, तो सबसे बड़ा नाम है अंग्रेजी सत्ता का शोषण, जिसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ये शोषण की बात है, अंग्रेजी सत्ता का शोषण, इसके खिलाफ आवाज है। अफसरशाही और उनके सिपाहियों के आतंक की व्याप्ति इसमें दिखाई गई है। राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की पहचान की दृष्टि से दादा कामरेड की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। आतंकवाद और साम्यवाद का चित्रण इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। क्रांतिकारियों की गतिविधियों का वर्णन भी इस उपन्यास में आपको मिलेगा। रही बात इस उपन्यास के नायक की, तो इसका उपन्यास जो का नायक जो है वो हरीश है, और उसके बाद अन्य पात्रों में अगर बात करें तो सैल है, यशोदा है, रॉबर्ट है, अमरनाथ है, ये इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और इनका दूसरा उपन्यास आता है जिसका नाम था देशद्रोही, और देशद्रोही 1943 का उपन्यास है, हमने आपको पहले ही बताया था। और इस उपन्यास में 1930 से लेकर के, ये ध्यान से देखिएगा, 1930 से लेकर 1942 तक की घटनाएं जो हैं वो इसमें दिखाई गई हैं। यानी कि 12 साल की जो घटनाएं हैं, राजनीतिक हलचल की घटनाएं हैं, वो इनको इस उपन्यास में इन्होंने समेटा है। साम्यवादी दल जो था उसके प्रति जनता की जो भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों का निराधार यहाँ पर करने की कोशिश की गई है देशद्रोही में। ये एक महत्वपूर्ण बात इस उपन्यास की रहेगी कि दादा कामरेड में क्या था कि प्रेम की नई नैतिकता थी,
अगर आप बात करें। और वहीं देशद्रोही की बात करें तो देशद्रोही में रोमांस का रंग जो है वो ज़्यादा दिखेगा आपको। तो जहां अगर स्त्री पुरुष के संबंधों की बात है, प्रेम की बात है, तो वो चित्रण इसमें दिखता है। तो प्रेम का जो रोमांस है, प्रेम का जो रोमांच है, वो यहाँ पर देखने को एक अलग ढंग से आपको मिलेगा। इस उपन्यास में आप बात करें तो राजनीतिक विचारधाराएं तो हैं ही हैं, उनकी नीतियों को भी उद्घाटित करने का काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोमानी प्रसंगों की जो है अधिकता ज़्यादा है, और इसमें रोमानी प्रसंग ज़्यादा है तो राजनीतिक हलचलें, राजनीतिक पक्ष अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप बात करें तो गोदान के बाद देश के जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जो सफलता के साथ इतना चित्रण अगर किसी उपन्यासकार ने किया है या किसी उपन्यास में किया है तो यशपाल का उपन्यास था वो देशद्रोही। व्यक्ति को जागरूक रहने के लिए, संघर्ष से जुड़े रहने के लिए, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाने के लिए प्रेरित करता हुआ उपन्यास है देशद्रोही, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित उपन्यास हमने आपको बताया, जिसके मुख्य पात्रों में भगवान दास खन्ना की बात हम करेंगे, राम दुलारी की बात करेंगे, चंदा की बात करेंगे, और चंदा के बाद एक और पात्र है राज, जिसका जिक्र हमें यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो इन दो उपन्यासों के बाद अगला एक और उपन्यास इनका आता है दिव्या। दिव्या बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास 1945 का नारी की समस्याओं से संबंधित उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में पृथ्वीसेन है, दिव्या है, रुद्रधीर है, मल्लिका है और देव वर्मा है। तो दिव्या में क्या था कि ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर इन्होंने क्या किया, ऐतिहासिकता को यथार्थ में, ऐतिहासिकता को किसमें, यथार्थ में तना बाना बुनने का प्रयास किया, यथार्थ का रंग देने का प्रयास किया। और यह उपन्यास इतिहास की नई संभावनाएं दर्शाता है, नई संभावनाओं की ओर संकेत देता है। यह उपन्यास युग युग से प्रताड़ित, त्रस्त, शोषित, दलित नारी का प्रतिनिधित्व करता है। तो नारी की सारी समस्याएं इस उपन्यास में चित्रित की गई हैं। एक खास बात इस उपन्यास की रहेगी, आप इस उपन्यास को एक नई संज्ञा दे सकते हैं, एक नया सवाल आपके लिए हो सकता है। आप इस उपन्यास को बौद्धकालीन उपन्यास भी कह सकते हैं, बौद्धकालीन उपन्यास भी आप इसको कह सकते हैं। एक और नई संज्ञा जो है इस उपन्यास को आप दे सकते हैं। नारी उस युग में भी आपको पता है शोषण का शिकार थी, विलासिता की वस्तु थी, और आज भी उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा भिन्न है नहीं, आज भी पूर्णतः वो स्वतंत्र हुई नहीं है। तो दिव्या ऐतिहासिक भी है और समकालीन भी है। ये एक डिबेट का टॉपिक रहता है कि दिव्या ऐतिहासिक है कि समकालीन है, तो दिव्या दोनों के ऊपर बराबर का हक रखती है। ऐतिहासिकता के साथ साथ समकालीनता का भी एक पैमाना वो है, खींचती है। दिव्या के बाद बात करेंगे अगले उपन्यास की, और अगला उपन्यास जो है हमारा वो है पार्टी कामरेड। पार्टी कामरेड की अगर मैं बात करूं तो पार्टी कामरेड 1946 का उपन्यास है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का समर्थन उसमें किया गया है। कम्युनिस्ट लड़की गीता है और गीता की गाथा के माध्यम से पद्मलाल भांवरिया का बलिदान और उसकी बलिदान गाथा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब मैं आपको बताऊं, छोटा सा उपन्यास है ये, राजनीतिक वातावरण का चित्रण इसमें भी है, सामाजिक समस्याओं का वर्णन आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं हुआ है, राजनीतिक वातावरण कुछ ज़्यादा है। फिर भी पुरुष सत्तात्मक समाज में एक नारी की जो निरीह स्थिति है वो इस उपन्यास में दिखाई गई है। नारी की निरीह स्थिति ये भी उस उपन्यास का केंद्र बिंदु जो है वो बनकर के रहती है। आकार में छोटा है लेकिन पूर्ण रूपेण सक्षम उपन्यास ये है। स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट में द्वंद्व, अंग्रेजों का जो दमन चक्र था उसका वर्णन, सैनिक विद्रोह, पूंजीपतियों की स्वार्थपरक विचारधारा और प्रचार के साधनों का दुरुपयोग, और इसका सशक्त दस्तावेज के तौर पर अगर कोई उपन्यास आता है तो पार्टी कामरेड का नाम हमारे सामने उछल के एकदम से बाहर निकल पड़ता है। अगला उपन्यास है मनुष्य के रूप, 1949 का ये उपन्यास मनुष्य के रूप। और मनुष्य के रूप में क्या था, हमने आपको पहले एक चित्रित कर दिया था, बता दिया था कि वर्तमान स्त्री प्रेम विवाह, समर्पण भावना, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को गंभीर पूर्वक प्रस्तुत करने का प्रयास जो है मनुष्य के रूप में किया गया है। देशद्रोही और दादा कामरेड की तरह इसमें भी आपको प्रेम प्रसंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसमें भी आपको बता दें कि पुरुष प्रधान जो समाज है वो स्त्री को भोग की वस्तु ही समझता है। और इसमें कैरेक्टर है सोमा, और सोमा का जो चरित्र है उसमें
नारी जागरण का संदेश देने का यशपाल ने प्रयास किया है। तो सोमा एक तो करेक्टर हो ही गई है। धन सिंह और को एक और करेक्टर है, एक करेक्टर है मनोरमा। मनोरमा भूषण जगदीश सहाय, ये और इसके जो मुख्य पात्र जो है वो रह सकते हैं। मनुष्य के रूप के बाद एक इनका उपन्यास है अमिता, और अमिता इनका बेहतरीन उपन्यास है। 1956 का ये उपन्यास है अमिता। और अमिता में क्या हुआ था कि ये उपन्यास विश्व शांति के लिए, विश्व शांति आंदोलन की प्रेरणा के लिए लिखा गया था। आपको बता दें, विश्व शांति एक शब्द आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्व शांति की प्रेरणा के लिए ये उपन्यास जो है वो लिखा गया था अमिता, क्योंकि आपको पता ही है कि आंदोलन जब होता है, जब स्थिति गर्माती है, तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। एक ऐतिहासिकता का प्रसंग इस उपन्यास में उठाया गया है। यशपाल ने 6 वर्ष की बालिका के माध्यम से प्रतिपादित किया है इस उपन्यास में कि जब तक व्यक्ति अहंकारी रहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्रतितृप्ति करता रहता है, तब तक सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति ये उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके बाद का जो उपन्यास है उसका नाम है झूठा सच। और झूठा सच के 2 भाग हैं और दोनों भागों का जिक्र हम करेंगे। एक का नाम है वतन और देश, दूसरे का नाम है देश का भविष्य, जो क्रमशः 1958 और 1960 में प्रकाशित होते हैं। अब इन्हीं दोनों भागों की अगर मैं बात करूं तो पहले का केंद्र लाहौर बना रहता है, तो दूसरे का केंद्र जो है वो जालंधर और दिल्ली के आसपास का केंद्र बना रहता है। वहीं पहले भाग में अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले, अगर मैं कहूं तो सांप्रदायिक दंगों का व्यापक चित्रण वहां पर हुआ है देश विभाजन के पहले। और ये चित्रण इतना वास्तविक है, इतना हृदय विदारक है कि यह उपन्यास न केवल हिंदी साहित्य के लिए बन रहा है बल्कि विश्व साहित्य के लिए एक अमिट छाप छोड़ने पर शामिल हो जाता है। तो देश के विभाजन की कहानी का चित्रण इसमें है और इसके प्रमुख पात्रों में जयदेव पुरी, तारा रामजवार, रामलू भाया, डॉक्टर प्राणनाथ सूद जी, ये इसके पात्र रहेंगे। वहीं दूसरे भाग में अगर मैं बात करूं तो दूसरे में स्वतंत्रता के बाद की स्थिति दर्शाई गई है और बाद की स्थिति कितनी यथार्थ तरीके से दिखाई गई कि जो सत्तासीन नेता हैं वो नेताओं के स्वार्थ सिद्धि को बड़े व्यंग्यात्मक शैली में, बड़े व्यंग्यात्मक ढंग में उन्होंने व्यक्त किया है। सांप्रदायिकता की आग को भड़काने में अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी चाल थी, उन चालों का उल्लेख किया है। इसके अलावा नेताओं की अधिकार लिप्साओं का और उनके स्वार्थपरता का रेखांकन इस उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद देश के विकास में जितने में हमारे बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, नेताओं की जो भूमिका है उनका वर्णन इसमें किया गया है। और इसके पात्रों में अगर मैं बात करूं तो जयदेव पुरी और तारा ये तो रहेंगे ही रहेंगे। सोमराज और प्राणनाथ और गिल ये भी 3 मुख्य पात्रों के तौर पर इसमें देखे जा सकते हैं। अगला उपन्यास है इनका 12 घंटे, और 12 घंटे 1962 में आया था। प्रेम और विवाह का चित्रण उस उपन्यास में है। पतिव्रता धर्म की परंपरागत विचारधारा का खंडन उसमें किया गया है। बिन्नी एवं फेंटम की काल्पनिक प्रेम कहानी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। तो इसमें जो पात्र रहेंगे जेनी, पामर और लॉरेंस रहेंगे। और इस उपन्यास में आपको बता दें कि प्रेम और विवाह की नैतिकता संबंधी जो पुराने मूल्य हैं उनको चुनौती दी गई है। प्रेम और विवाह की नैतिकता को केंद्र मान करके यशपाल ने इसके स्वरूप पर गंभीरता से विचार किया है। प्रेम और विवाह विषयक नैतिक मूल्यों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने का इन्होंने प्रयास इस उपन्यास के माध्यम से किया है। वहीं अगला उपन्यास हमारा इनका लिखा हुआ आता है अप्सरा का सांप, और ये 1965 का उपन्यास है। 1965 का उपन्यास है अप्सरा का सांप। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला का विषय उठाया है। पौराणिक आख्यान को एक नवीन आयाम देने का प्रयास इनका, और इस उपन्यास के माध्यम से पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी शोषण की समस्याओं को एक बार फिर से उठाने की इनकी कोशिश है। अप्सरा का उपन्यास में पौराणिक उपन्यास है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का चित्रण इसमें किया गया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 इनके जो उपन्यास हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नारी जीवन की स्थितियों का मूर्तिमान करते हुए नजर आते हैं। दिव्या, अमिता और अप्सरा का सांप, ये तीनों याद रखिएगा। दिव्या, अमिता और अप्सरा का सांप, ये तीनों क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के इनका तना बाना बुना गया है। ठीक है। वहीं दिव्या को हमने जैसे पहले बताया था बौद्धकालीन उपन्यास आप कह सकते हैं,
अमिता में आपको अशोक वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, और इधर आपको दुष्यंत और शकुंतला की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये तीनों थोड़े से अलग हैं, अलग दर्जे के हैं, तो इनको एक बार फिर से आप समझिएगा, देखिएगा। 10वां है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात 1974 में आया था, और ये देखिए कथानक प्राधीन भारत के तीव्र राष्ट्रीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि है, और स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से लेकर के स्वाधीनता प्राप्ति तक का जो चित्रण है वो इस उपन्यास में किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रमुख विषय इसमें बनाया गया है। उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। राजनीतिक प्रसंगों के साथ लेखक ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन पर भी इसमें प्रकाश डाला है। प्रमुख पात्रों में अगर मैं बात करूं तो अमर है, उषा है, रजनी, रत्नी, सेठ रतनलाल, नरेंद्र, हरि भैया जोशी जी, ये इसके प्रमुख पात्रों में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें एक उपन्यास जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे जो बच गए हैं, क्यों फंसे, एक उपन्यास और था जो आपको ऊपर देखने को मिला था, क्यों फंसे। क्यों फंसे में ये रहा, क्यों फंसे 1968 में आया था। जो क्यों फंसे में क्या था ये बता देते हैं। ये उन्मुक्त यौनाचार और नर नारी के जो संबंध हैं उनका विश्लेषण है। प्रेम और यौवन के संबंधों में किस प्रकार की नैतिकता, एकाधिकार और स्वामित्व को वो निरर्थक समझते हैं। नर नारी के संबंधों में यशपाल संतति निरोध के उपायों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो चीज इसमें दिखाई गई है क्यों फंसे में। एक और है इनका उपन्यास जिसका नाम है संकट मोचक। संकट मोचक जो यहाँ नहीं लिखा गया है वो हम बता देते हैं आपको। संकट मोचक जो है उसके बारे में भी जिक्र जरूर करेंगे। परिवार नियोजन के कार्यक्रम, संतति निरोध के उपायों को व्यक्त करने का काम इस उपन्यास में किया गया है, और इसमें सामान्य और सत ही कोटि की कथा विन्यस्त की गई है, और यह उपन्यास बेहद कमजोर उपन्यास इनका साबित हुआ। तो अगर पूछा जाए सबसे कमजोर उपन्यास इनका कौन सा था तो संकट मोचक इनका नाम था। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ उपन्यास देखे यशपाल जी के। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको बता दें, सूचित कर दें कि तमाम वीडियो अब यहाँ पर लगातार प्रसारित होंगे। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करने का सोच रहे हैं या आपने सोचा है कि आगे लगातार हम अभ्यास करते रहें, तो आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको तमाम वीडियो, तमाम टॉपिक्स पर हमारा कंटेंट जो है वो लगातार आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।